नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय मानसिकता को गहरे तौर पर ब्रिटिश विरोधी बना दिया था, जिसे बदलना अब नामुमकिन था। इस आंदोलन ने अनुनय विनय की रणनीति को खारिज कर दिया था और इसके स्थान पर जनसंघर्ष की नीति स्थापित कर दी थी। 1907 में सूरत फूट हुई थी। उग्रवादी भूमिगत हो गए थे। तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया था। 1914 में तिलक मांडले जेल से रिहा हो चुके थे। अब देश के नौजवान राजनीतिक रूप से सक्रिय हो चुके थे और उग्रवादियों ने स्वराज्य की जिस भावना को बलवती बनाने का प्रयास किया था, वह अवधारणा अब लोकप्रिय हो गई थी। एनी बेसेंट ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी और वह भी सुशासन की मांग को रख रही थी, जिसे उदारवादियों ने खारिज कर दिया था। स्वयं तिलक भी अपनी स्थिति को जेल जाने से पहले की स्थिति जैसा बहाल करना चाहते थे। इसी समय की नज़ाकत को देखते हुए अप्रैल 1916 में तिलक ने पुणे में होम रूल लीग आंदोलन की नींव डाल दी थी और इसी नज़ाकत के तहत सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास के निकट अडियार नामक स्थान से होम रूल लीग आंदोलन शुरू कर दिया था। ये स्थिति थी उस दौरान के राष्ट्रीय आंदोलन की। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो स्थिति क्या बनी कि दो अलग अलग खेमे, एक राष्ट्रवादी खेमा जिनका था कांग्रेस और एक सांप्रदायिक खेमा जो बना था मुस्लिम लीग, वो एक ही मंच पर आ गए और सुशासन के लिए एकजुट हो गए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसी संधि की, उसी समझौते की, जिसको भारतीय इतिहास में लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। मेरा नाम है मनोज तोशियान और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो परिस्थितियाँ क्या थी जिनके अधीन रहते हुए मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पर आ गई। फिर हम देखेंगे समझौते में क्या हुआ था और हम ये चर्चा भी करेंगे कि इस समझौते के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या मत रखे हैं। सबसे पहले हम देखें इन परिस्थितियों की। हम चर्चा करेंगे ऐसी क्या स्थिति रही मुस्लिम लीग के साथ। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र से तात्पर्य है किसी विशेष वर्ग का उम्मीदवार और उसी विशेष वर्ग का मतदाता। जैसे किसी संबंधित क्षेत्र में, जैसे संयुक्त प्रांत आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, या बंगाल में मान लीजिए, वहाँ पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों को प्रदान किया गया है, तो वहाँ उम्मीदवार भी मुस्लिम ही होगा और वहाँ मतदान करने वाला अर्थात मतदाता भी मुस्लिम ही होगा। जबकि आरक्षण में ऐसा अपोजिट होता है, वहाँ उम्मीदवार तो संबंधित आरक्षित वर्ग से ही होता है, मतदाता जो है वो सभी वर्ग का होता है। तो ये जो कार्य किया था ब्रिटिश सरकार ने, वो फूट डालो राज्य करो की नीति के तहत और भारतीयों में फूट डालकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से ही किया था। इसे मुस्लिम लीग ने तो स्वीकार कर लिया था, परंतु कांग्रेस ने इसे अस्वीकार किया था। सबसे पहला कारण था। दूसरा, 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ तो इस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जबकि आप भली भांति परिचित हैं कि बंगाल विभाजन का मुस्लिमों ने समर्थन किया था और मुस्लिम लीग की तब पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। सलीमुल्लाह खां जैसे जो प्रमुख व्यक्तित्व थे, उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तीसरा कारण है कि बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया था। इस युद्ध के कारण यूरोप में तुर्की की शक्ति क्षीण हो गई थी और उसका सीमा क्षेत्र संकुचित हो गया था। चूंकि तुर्की के शासक को पूरे विश्व का मुसलमान अपना खलीफा मानता था, भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति भी तुर्की के साथ थी। अब जो है, जब ब्रिटेन ने तुर्की का समर्थन नहीं किया तो इससे जो है भारतीय मुसलमान भी रुष्ट हो गए थे। 1912 के आसपास में ही मुस्लिम लीग ये मांग कर रही थी कि जो अलीगढ़ कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील किया जाए।
अब इतना करने के बजाय ब्रिटिश सरकार ने जो अलीगढ़ कॉलेज का फंड था वो भी कम कर दिया था और इनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। 1912 में लीग का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह घोषित किया था कि वह भी सुशासन की स्थापना में किसी अन्य दल का सहयोग कर सकती है। किसी अन्य दल से मतलब यहाँ कांग्रेस ही था, बशर्ते मुसलमानों के हित सुरक्षित रहने चाहिए। एक अन्य कारण भी है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटिश सरकार दमनकारी नीतियों का अनुसरण करने लगी और विभिन्न जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय नेता थे उनका दमन किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जन सामान्य में जागरूकता फैला रहे थे अपने पत्र अल हिलाल से। इस अल हिलाल पत्र को बैन कर दिया गया। इसके अलावा मोहम्मद अली के पत्र कॉमरेड को जो है सरकारी दमन का सामना करना पड़ा। वहीं अलूबंधु और मौलाना आज़ाद तथा हजरत मोसानी को नज़रबंद कर दिया गया। सरकार की इन नीतियों से मुस्लिम युवाओं में साम्राज्यवाद विरोधी भावना जागृत हो गई और इसी सरकार के दमन से पीड़ित थी कांग्रेस। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इस विश्व युद्ध में जो है भारतीयों का दमन किया जा रहा था कि कोई ऐसी घटना न घटे जिससे जो है ब्रिटिश सरकार कमज़ोर हो जाए। और वहीं जब मार्ले मिंटो सुधार में जो है ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई थी तो उससे भी कांग्रेस जो है वो काफ़ी असंतुष्ट हुई थी। इसके अलावा समय की नज़ाकत जो है सुशासन की मांग कर रही थी, क्योंकि जो है शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अब मुस्लिम लीग को भी ये लगने लगा था कि उनके हित जो है वो ब्रिटिश सरकार के साथ सुरक्षित नहीं है, उनके हित सुरक्षित हैं कांग्रेस के साथ रहकर सुशासन की मांग करने के साथ। और कांग्रेस भी जो है सुशासन ही चाहती थी, इसलिए इसी सुशासन को चाहने के साथ साथ जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो सकता था। आपको सामने स्क्रीन पर 3 महान व्यक्तित्व नजर आ रहे होंगे। पहले मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे एनी बेसेंट और तीसरे भारतीय राजनीति के बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक। आप एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक से पहले ही परिचित हो चुके हैं, वीडियो में अनेक बार उनका चर्चा आया है। हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की तो ये 1906 में कांग्रेस के सदस्य बने थे और जो स्वराज्य का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में तैयार किया था वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। 1913 में जब इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाषण दिया तो इन्होंने कहा था कि मुझे अभिमान है कि मैं कांग्रेसी हूँ। ये हमेशा राष्ट्रीय एकता पर बल दिया करते थे। यही वजह है कि जो सरोजनी नायडू थी उन्होंने इन्हें जो है हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत भी कह दिया था। 1913 तक आते आते मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण सांप्रदायिकता से राष्ट्रवादी दृष्टिकोण हो गया था। मतलब वो सुशासन की बात करने लगी थी। वो ये तो चाहती थी कि मुस्लिमों के ही सुरक्षित रहें, परंतु वो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब वो चाहती थी कि राष्ट्र के साथ रहकर हित है, ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने से हित नहीं है। 1913 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 1913 में ही जो है लीग ने अपना संविधान बदल दिया था और उसमें सुशासन की मांग को शामिल कर दिया था। अब कांग्रेस का उद्देश्य भी सुशासन ही था और मुस्लिम लीग का उद्देश्य भी सुशासन ही हो गया था। तो इसलिए इन्हीं के प्रयासों से मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस की तरफ से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इनकी वजह से जो है ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हो गई कि जिसके तहत लखनऊ समझौता हो सकता था। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। 1907 के बाद ये पहली बार देखा गया कि उदारवादियों के साथ उग्रवादी भी कांग्रेस के मंच पर आए। देखिए, प्रस्ताव जो है 1915 के अधिवेशन में पारित हो चुका था विलय का, पर मंच पर आए 1916 में लखनऊ में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की AC मजूमदार अर्थात अंबिका चरण मजूमदार ने। वहीं मुस्लिम लीग की अध्यक्षता उस दौरान कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन, दोनों अर्थात मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इनका संयुक्त अधिवेशन जो है वो लखनऊ में ही हुआ, जिसकी अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार ने। इस सम्मेलन में ये सहमति दर्शाई गई कि सुशासन के लिए कार्य होगा और कांग्रेस ने मुसलमानों को प्रदत्त पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार कर लिया, जो खारिज किया था उसने 1909 के अधिनियम में जो दिया गया है ब्रिटिश सरकार द्वारा। साथ ही मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया कि वह राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। यहां इसका हमको एक महत्वपूर्ण पहलू देखना है, वो ये है कि
कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया, जो उसकी अपने आप में बड़ी भूल थी। इसका तत्कालिक परिणाम ये देखने को मिला कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, परंतु आगे जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा तो यही इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। और ये देखने को मिला कि जब मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की, चूंकि कांग्रेस पहले ही स्वीकार कर चुकी थी इस 1916 के समझौते में, तो इतना प्रबल तरीके से मना ही नहीं कर पाई और इसकी परिणति हमको भारत विभाजन के रूप में देखने को मिली। इस संबंध में कुछ तर्क भी हैं। जब ये समझौता स्वीकार किया गया तो इस समझौते का मदन मोहन मालवीय और CY चिंतामणि ने काफ़ी विरोध किया। और मदन मोहन मालवीय ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम मुसलमानों को हद से ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं। तब बाल गंगाधर तिलक ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि यहाँ किसी को अधिकार देने की बात नहीं हो रही, अपितु उस तीसरी शक्ति को रोके जाने की बात हो रही है जो हमारे बीच जड़ जमाने वाली है। और इसी आप पीछे सुन भी चुके हैं कि सरोजिनी नायडू ने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत हैं। ये वीडियो कंप्लीट हो गई है लेक्चर, और मुझे आशा है कि इसने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपको स्क्रीन पर 2 प्रश्न नज़र आ रहे होंगे। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश हुकूमत के प्रति अत्यधिक रोष व असंतोष ही मुस्लिम लीग को कांग्रेस के समीप लाया और दोनों के मध्य लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। 250 शब्दों में लिखिए इसको। और दूसरा प्रश्न है, लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अदूरदर्शिता का परिणाम था। आलोचनात्मक परीक्षण करना है 250 शब्दों में ही। और पीटी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, वो है कि इसका एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में स्वदेश बांधव समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस समिति का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं जो स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।